नमस्कार, मैं यश चौरसिया, आपका दोस्त और होस्ट। आज की इस खास चर्चा में आज हम बात करेंगे वो रियल अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो यूथ को सही मायनों में पता होनी चाहिए, चाहे फिर वो इनोवेशन हो, एग्जीक्यूशन हो या फिर स्टार्टअप या टेक्नोलॉजी के बारे में। उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और ध्यान देंगे कि वो आपके लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है। तो स्वागत है सर आपका हमारी इस खास चर्चा में। थैंक यू, नमस्कार। सर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एमएलटी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और इनोवेशन सेंटर के हेड के रूप में कार्यरत हैं। तो सर हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं, ये मैंने जो हैवी वर्ड यूज किया है इनोवेशन सेंटर, तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअली सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। इनोवेशन सेंटर बेसिकली एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है विश्वविद्यालय की। हर एक जो अच्छे उन्नत विश्वविद्यालय होते हैं उनके कैंपस में एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पर कि वो इक्विपमेंट्स होस्ट किए जाते हैं जिनको कि हर डिपार्टमेंट दे पाना संभव नहीं है जी। लेकिन उन इक्विपमेंट्स के माध्यम से एक हाई एंड रिसर्च होती है। तो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी के रूप में ये सेंटर स्टैब्लिश किया गया। बट व्हाई द नेम इज गिवन इनोवेशन सेंटर? यस। बिकॉज innovation name is justifying the purpose of establishing this center. जैसे सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी हम स्टैब्लिश तो कर देते हैं लेकिन उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशंस करने की आवश्यकता है। इनोवेशंस करने की आवश्यकता है, नवाचार करने की आवश्यकता है। और नवाचार हम ऑब्वियसली विभिन्न आज के ज़माने में विभिन्न इक्विपमेंट्स के माध्यम से ही करते हैं। तो ये नाम इस चीज़ को मतलब जस्टिफाई करते हुए रखा गया कि जो ये करोड़ों रुपए की लागत से जो सेंटर स्टैब्लिश हुआ है उसके माध्यम से ढेर सारे इनोवेशंस विश्वविद्यालय के अंदर किए जाएं। सो एक लैब में और एक इनोवेशन सेंटर में अंतर कितना है? हाँ, लैब बेसिकली एक फैसिलिटी है। इनोवेशन सेंटर एक प्रक्रिया के तहत आने वाला एक आउटकम है। मतलब जो फैसिलिटीज को यूज करते हुए हम जो आउटकम के रूप में देखेंगे, जो रिजल्ट के रूप में देखेंगे, वो होंगे डिफरेंट इनोवेशंस। तो हमने सेंटर का नाम आप अगर सिंपली सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी रख देते हैं या लैब रख देते हैं, इट्स वेरी कॉमन काइंड ऑफ, इट्स वेरी जनरलाइज्ड काइंड ऑफ। लेकिन जब आप उसको इनोवेशन सेंटर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज देयर इन द कैंपस व्हिच इज टारगेटिंग ऑन इनोवेशंस। सो वो हमारी भूमिका को मतलब रेखांकित करता है कि हमारी भूमिका उस सेंटर के माध्यम से क्या है, जिससे कि हम तरह तरह के इनोवेशंस करें, पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स का डेवलपमेंट करें और इसके बाद वो टेक्नोलॉजीज सोसाइटी की डिफरेंट समस्याओं का समाधान करें। अच्छा, तो हमारे इनोवेशन सेंटर में जब इतनी बात हो रही है तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी मशीन है, कितनी कीमती है, थोड़ा सा उनके बारे में, उनका क्या काम है? देखिए, इनोवेशन सेंटर में आज के डेट पे लगभग 30 से ज़्यादा मशीनें हैं एंड you will be happy to know that all equipments are functional. This center was established in 2014, around 12 years back. और तब से अब तक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सबके सब फंक्शनल हैं। और इक्विपमेंट्स में जैसे एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है जिसकी अकेले की कीमत आज की डेट में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगी। GCMS है, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक पे आधारित वो इक्विपमेंट है। HPLC है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है, FTIR है। मतलब ये सारे वो इक्विपमेंट्स हैं। रियल टाइम PCR है जो अभी आप कोरोना के दौरान बहुत फेमस हुआ इक्विपमेंट डायग्नोस्टिक के लिए, वो है। जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, मल्टीपल प्लेट रीडर हैं। ये ऐसी इक्विपमेंट है जो बायोलॉजिकल साइंसेस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, फॉरेंसिक साइंसेस, केमिकल साइंसेस, इन डिफरेंट फील्ड में जो हाई एंड रिसर्च करना चाहते हैं उन रिसर्च में मदद करने वाले इक्विपमेंट्स हैं। लाइक हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपए की मशीन्स, तो इनका जो हमारे विश्वविद्यालय में जो रखी हैं, इनका सामाजिक कार्यों में कुछ यूज हुआ है इनका? हाँ, बिल्कुल होता ही है। जैसे इनोवेशन सेंटर एक ऐसी फैसिलिटी है जो सिर्फ विश्वविद्यालय कैंपस के स्टूडेंट के मात्र नहीं है। ये ऐसी फैसिलिटी है जिसको कि इससे एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स इस्तेमाल करते हैं। प्लस इसके साथ साथ हमारे सेंटर को आज की डेट पर 4,500 से ज़्यादा रिसर्चर्स जो है वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर चुके हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर के हैं।
मतलब from the different part of the country, the people are submitting their samples for analyzing. They are here at Innovation Center. It's a national facility. भारत सरकार ने एक आईस्टेम फैसिलिटी जारी करी है। वो आईस्टेम ऐसा है कि जितने भी भारत देश में इस तरह की फैसिलिटीज हैं, उनके जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, वो एक सेंट्रल पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। वो आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और पूरे देश में वो पोर्टल दिखता है। तो कोई व्यक्ति अगर केरला में बैठा है और उसको किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे अपना सैंपल एनालिसिस कराना है, तो वो सैंपल एनालिसिस कराने के लिए उसको दिखता है इनोवेशन सेंटर वहां भी। तो अगर वो इक्विपमेंट उसको हमारे यहाँ के इक्विपमेंट से उसको अपना सैंपल एनालिसिस कराना है, तो वो अपना बुक करेगा, हमारे पास उसकी रिक्वेशन आ जाएगी और हमारे पास सैंपल भेजेगा, हम उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट भेजते हैं। तो हम नेशनल फैसिलिटी के रूप में डिफरेंट रिसर्चर्स अक्रॉस द कंट्री लोगों को सर्व कर रहे हैं। नाइस कि मतलब अगर कोई बंदा केरला में बैठा है, कोई कश्मीर में बैठा है, कोई कन्याकुमारी में बैठा है, तो वहां से भी अपना एक्टिव कर सकता है, अपनी सीट बुक कर सकता है। सो नाइस। और ये बुंदेलखंड के लिए भी बहुत गौरवान्वित चीज़ है कि हमारे ऐसे इलाके में भी ये चीज़ मौजूद है। तो लाइक जो कोरोना के समय मैंने कुछ टीचर से मैंने जाना कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जाना कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कोरोना के टाइम पे भी हमारे मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे इक्विपमेंट भेजे गए थे जिनकी कीमत बहुत थी। और हाँ, एक्चुअली उस दौरान जब कोरोना का पहला वेव आया तो सरकार ने शटडाउन कर दिया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद मतलब जब टेस्टिंग की बात आई, कोरोना तेजी से फैल रहा था, तो कोरोना टेस्टिंग कैसे की जाए, उस टेस्टिंग करने के लिए इक्विपमेंट की आवश्यकता थी, रियल टाइम पीसीआर और BSL 2 लेवल की फैसिलिटी चाहिए थी। जो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी होती है, उसकी 2 लेवल की फैसिलिटी चाहिए थी। तो ऑब्वियसली जो जिम्मेदारी थी जिला प्रशासन ने उठाई और उसके लिए उनको डिफरेंट इक्विपमेंट की आवश्यकता थी। क्योंकि तत्कालीन समय में मेडिकल कॉलेज के पास शायद वो व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हमसे संपर्क किया गया विंग विश्वविद्यालय। तो हमने अपनी तरफ से अपना जो रियल टाइम पीसीआर इक्विपमेंट है, जो हमारे पास बहुत पहले से है, 2014 से है, उस इक्विपमेंट को हमने प्रशासन को उपलब्ध कराया। और सिर्फ इक्विपमेंट ही नहीं, समस्या ये भी आई कि इक्विपमेंट को हैंडल करने वाले मैन पावर भी नहीं थे, क्योंकि सब तो लॉकडाउन था, सब अपने घर में बंद थे। तो हमारे ही संस्था के 2 विद्यार्थियों को हमने उनके घर से बुला करके, उनके पेरेंट्स को मना करके कि भाई आज समाज को हमारी आवश्यकता है, तो उन बच्चों को तैयार करके हमने वहां पर डिप्लॉय कराया। तब उन्होंने पूरे बुंदेलखंड रीजन के जितने भी कोरोना के सैंपल्स आते थे, वो सब मेडिकल कॉलेज में उन बच्चों ने हमारे ही इक्विपमेंट के माध्यम से उसका एनालिसिस करी और लगभग 8 से 9 महीने तक वो इक्विपमेंट वहीं पर सर्विस देता रहा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का इक्विपमेंट मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन की मदद। अच्छा, क्या हमारे बुंदेलखंड के स्टूडेंट्स के लिए क्या गेम चेंजर बन सकता है? और अगर बन सकता है तो कैसे, क्या प्रोसेस क्या है इसमें एंटर करने का? नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसे पाथवेज हैं जो इनोवेशन सेंटर के माध्यम से बच्चे अपना लाभ उठा सकते हैं। जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर का एक प्रोजेक्ट है, DST का है, एंड प्राउडली वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन entire state which is having the DST technology enabling center project। उसमें हम स्टूडेंट्स के जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको नर्चर करने के लिए एक हैकाथॉन का स्कीम चलाते हैं। उस टेक्नोलॉजी हैकाथॉन के माध्यम से जो भी मतलब इनोवेटिव माइंडसेट के स्टूडेंट्स हैं, अपना वो कुछ अगर अच्छा आइडिया लेकर के आते हैं जो फर्दर जाकर के पेटेंटेबल भी हो सकता है, उस आइडिया को हम सपोर्ट करते हैं। 50,000 तक का उनको सीड फंडिंग देते हैं, तो इसके थ्रू लाभ ले सकते हैं। सर थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा डिकोड करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने TEC बोला, तो TEC है क्या? TEC एक्चुअली एक गवर्नमेंट फंडेड सेंटर है, दैट इज टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर जैसा नाम बताता है, कई बार क्या होता है कि हमने रिसर्च में अपने लैब में कुछ ना कुछ नई टेक्निक या नई टेक्नोलॉजी इजाद करते हैं, लेकिन वो कई बार लैब तक ही रह करके दम तोड़ देते हैं। टेक्नोलॉजीज का अपना लेवल होता है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। रेडीनेस इस सेंस में कि वो क्या उस टेक्नोलॉजी को का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया गया, क्या शुरुआत में जो आइडिया आया उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रोटोटाइप डेवलप किया गया, क्या प्रोटोटाइप को टेस्ट किया गया लेबोरेटरी कंडीशन में, क्या लेबोरेटरी कंडीशन में टेस्ट होने के बाद जब उसमें सुधार करने के बाद क्या उसको फील्ड कंडीशन में ले जाकर के टेस्ट किया गया, क्या फिर उसके बाद में जब फील्ड कंडीशन में भी अच्छा हो गया तो क्या उसको डिफरेंट इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने के बारे में सोचा गया। क्योंकि टेक्नोलॉजी तभी समाज तक पहुंचती है जब वो
डिफरेंट जो रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री है उसको ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, तब वो वाइडर रीच उसकी हो सकेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में उस टेक्नोलॉजी का रेडिनेस लेवल को अपग्रेड करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी इनेबल हो सके कि वो, हाँ, मतलब इनेबल हो सके कि वो अपना जो उसके उपयोग है वो समाज कर सके, इस रूप में वो लाई जा सके। इसके लिए टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर की आवश्यकता है। तो टीईसी एक आम स्टूडेंट की लाइफ में कैसे अपना प्रभाव छोड़ सकता है? मैं बता रहा था जैसे कि अगर आम स्टूडेंट इनोवेटिव है, उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, तो वो हैकाथॉन के थ्रू अपना फंडिंग लेकर के काम आगे एंटर कर सकता है। हम उसको उसका पेटेंट दिलाने में मदद कर सकते हैं। आज की डेट पे डिफरेंट बीटेक लेवल के स्टूडेंट हमारे ही यूनिवर्सिटी के, जो बीटेक ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, उनके नाम पे पेटेंट है, उन बच्चों के नाम पे, उन बच्चों के नाम पे पेटेंट है, और वो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के माध्यम से उनके नाम पर रजिस्टर कराए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट लेकर के आए, अपना आइडिया लेकर के आए, हमारे थ्रू उन्होंने जो है वो मदद ली, हमने उनको फंड किया, और बाद में उनके आइडिया को, उनके वर्क को, जो उन्होंने प्रोटोटाइप डेवलप किया, उसको हमने पेटेंट कराने में मदद करी। तो क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है क्या? नहीं, इट इज नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मतलब बाहर के लोग भी, जैसे हमने बताया राइज इंक्यूबेशन के स्टूडेंट्स, वहाँ के लोग वो भी आए हमारे पास, फंड ले गए, उनके नाम पे भी पेटेंट है। मतलब दिस सेंटर इज ओपन फॉर नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स, जो आसपास के डिफरेंट IGFRI, काफरी या और भी आसपास के 5-7 जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग BHEL, वैद्यनाथ रिसर्च आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, ये सब हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके साथ साथ हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स या अलग अलग जिलों के डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, जो भी हमारे इन चीज़ों का लाभ लेना चाहे, अगर उनके पास कोई आइडिया है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है जिसको कि वो इनेबल कराना चाहते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं। सो इट मीन कि अगर कोई स्टूडेंट, मतलब कोई भी कॉलेज का हो, कोई भी किसी भी जगह का हो, बच्चा यहाँ पे लाभ उठा सकता है। तो अगर मैं आम भाषा में बात करूँ तो एक यूँ कह सकता हूँ कि एक जो आदमी है, एक जो बच्चा है, और उसके मन में बहुत इनोवेटिव नवाचारी विचार आ रहे हैं उसके मन में, और उसके बाद पैसे की अगर दिक्कत हो रही है, उसके बाद टेक्नोलॉजी को सही तरीके से वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, उसको सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है, तो आपके थ्रू वहाँ पर उसको सही तरीके से प्रचार प्रसारित करवा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपको सिर्फ अब रिसर्च सेलिब्रेशन करना है, इनोवेटिव सेलिब्रेशन करना है, आपका दिमाग इनोवेटिव वे में चलाना है। और अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है, किसी सामाजिक समस्या को केंद्र में रख करके आप अपना इनोवेटिव दिमाग चलाते हुए कोई आइडिया लेकर के आते हैं, और उस आइडिया के माध्यम से आप उस सामाजिक समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप आइए। आप एक प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, एंड इफ यू आर क्वालिफाइंग दैट, यू विल बी सपोर्टेड। अगर हम बात करें ये TEC और ये इनोवेशन सेंटर की, तो जब ये DST टैग, मेरे ख्याल से इसका पूरा नाम DST TEC है, तो ये क्या उत्तर प्रदेश में और भारत में ये कितने हैं? और पूरे भारत में 22 TEC एस्टैब्लिश किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 2 फेजेस में TECs दिए गए। हमको सेकंड फेज में मिला 2023 में, तो टोटल 22 में से हम एक हैं। और नॉर्मली हर प्रदेश में एक ही TEC दिया गया है। तो हम अगर पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट संस्थाओं की बात करें, तो वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी व्हिच आर हैविंग दिस टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एकमात्र संस्थान, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। सो नाइस, सो इम्प्रेसिव कि मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एकमात्र संस्थान है जहाँ पर DST TEC का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर एक बच्चा जिसका मन नवाचारी है, जिसका जो सोच बहुत उम्दा रखता है, तो उसके पास कोई भी ऐसी दिक्कत या बाधाएं नहीं आएंगी जिससे कि उसका सपना पूरा ना हो सके। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यही चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। खैर, हम उनके इस विषय पर और भी चर्चा करते हैं सर, कि अगर आइडिया आया है तो इसमें क्या बच्चों को खर्चा लगता है, या खर्चा देना कहाँ से, कितना क्या लगता है? कोई खर्च नहीं है, कैसे रजिस्टर करा सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपली जैसे हम साल में 2 बार हैकाथॉन पॉपुलेट करते हैं, आपको अपना उस गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अपना एंट्री सबमिट करनी है। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा अपने प्रेजेंटेशन के लिए, एक पैनल होता है, उस प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। वो पैनल जितनी भी एंट्रीज आती हैं उसमें से टॉप 10 जो पोटेंट आइडियाज होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उन टॉप 10 में से दूसरा पैनल बैठता है, उनमें से फिर 5 फाइनल प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है एक राउंड में, और उन 5 फाइनल प्रोजेक्ट्स को 50,000 तक की फंडिंग जो है वो 6 महीने के लिए हम देते हैं।
ओके, हाँ 50,000। अगले मतलब हर 6 महीने ही हम राउंड चलाते हैं, तो एक साल में 10 ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स हम सपोर्ट करते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने का प्रक्रिया क्या है? सिंपली गूगल फॉर्म पॉपुलेट होता है हम्म, और वो हमारे विश्वविद्यालय के डिफरेंट ग्रुप्स पे और हमारे टीसी की अपनी वेबसाइट पे भी पॉपुलेट करते हैं हम, तो उसके थ्रू स्टूडेंट को बस रजिस्टर करना है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने थोड़ा सा ये जाना, जैसे कि आपने बार बार हैकाथॉन का शब्द का यूज किया है, तो इनोवाथॉन, हैकाथॉन, तो यानी कि डीएसटी के और डीएसटी के अंदर कितने ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो कि बच्चों के लिए ना बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, थोड़ा सा उन पे। देखिए हम्म, जैसे टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर का हमने आपको उद्देश्य बताया कि जी। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को नर्चर करते हुए हमको उसको इस तरह से बनाना है, इस काबिल से इनेबल करना है कि हम्म, वो समाज को जा सके। हम्म, तो हमारे सामने प्रक्रिया अगर हम देखें कैसे टेक्नोलॉजीज हम निकालेंगे, हम्म, तो दो चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी माइनिंग। हम्म, माइनिंग वो तब होती है जब पहले से आपने कुछ काम किया हो, उसमें से हम उसको बस आइडेंटिफाई करके उसको सपोर्ट करें। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर अभी कोई समस्या तो है लेकिन उसका समाधान अभी कुछ डेवलप नहीं किया गया है, अच्छा। तो हम दोनों दिशाओं में चलते हैं। तो हैकाथॉन के माध्यम से हम माइनिंग भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। हम्म, इसके बाद जब एक बच्चा या हम्म, फैकल्टी मेंबर कोई भी जब टेक्नोलॉजीज को कुछ हद तक डेवलप कर लेता है, हम्म, फिर हायर टीआरएल लेवल पे उसको डिफरेंट इंडस्ट्री के सामने एग्जिबिट करने की आवश्यकता है, जिससे हम्म, कि वो उसको ट्रांसफर हो सके, जी। तभी कमर्शलाइज हो पाएगा। उसके लिए इनोवाथॉन हमने रखा। इनोवाथॉन। इनोवाथॉन वो मतलब मैकेनिज्म है जिसके तहत आपका अगर हायर टीयर लेवल पे आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, तो आप डिफरेंट इंडस्ट्री के सामने एग्जिबिट करने का आपको मौका मिलता है। जैसे कि इंडस्ट्री अपना इनपुट देगी हम्म, और अगर वो इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट आपका है तो इंडस्ट्री तुरंत वहाँ से ले भी लेगी और फिर आपको अपना काम का जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। हम्म, फिर बात आती है कि जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, हम्म, सपोज करिए मिस्टर एक्स हैं, जो काम ये सुन करके बहुत एक्साइटेड हो गए, वो कह हम्म, रहे हैं मैं करना चाहता हूँ, हम्म, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू यूज दोज इक्विपमेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई एम नॉट स्किल्ड बट आई एम विलिंग। ओके। विलिंग इज नॉट, टू बी विलिंग इज नॉट एनफ। हम्म, सिर्फ ये इच्छा होना कि मैं करना चाहता हूँ काफी नहीं है, उसके लिए कई बार आपको स्किल की भी आवश्यकता है। ओके। आई आई मतलब हमारे पास मतलब एक आइडिया आया है, उसके बाद मेरे पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स नहीं है, ओके। तो वो स्किल्स डेवलप करने की जिम्मेदारी भी हम उठाते हैं। उसके हम्म, तहत हमने अपने यहाँ एक प्रोग्राम चलाया, स्ट्राइड। ठीक है, स्ट्राइड। स्ट्राइड। ओके। उसके हम तहत हम स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है ना, स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। स्किल्स ट्रेनिंग्स देते हैं हम्म, जिसमें स्टूडेंट को हम अपने इनोवेशन सेंटर के डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे 1 महीने तक का पूरा ट्रेनिंग देते हैं। हम्म, और आईपीआर क्या है, आईओटी क्या है, हम्म, ठीक है ना, एआई एमएल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो क्या है, जो हम्म, आजकल की अपकमिंग चीज़ें हैं, हम्म, ठीक है ना, उन चीज़ों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के माध्यम से 1 महीने तक उनको बच्चे को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। फिर इक्विपमेंट्स पे ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म, फिर उसके जो उन्होंने सीखा समझा है उसके आधार पर हम्म, उस स्टूडेंट को हम जो है वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट देते हैं 3 से 4 महीने का, हम्म, कि भाई आप वो प्रोजेक्ट हमको करके दिखाओ, ओके। वट एवर स्किल यू हैव अर्न हम्म, उसके बेसिस उसको अप्लाई करो, क्योंकि नॉलेज बिना इस चीज के कि वो कहाँ अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, वो अधूरा रह जाता है। हम्म, तो अप्लाई करना सिखाते हैं। फिर जब वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कुछ उनके अंदर स्किल आ जाती है, हम्म, तो उनको आसानी से हैकाथॉन में एंट्री मिल सकती है। ओके। अदरवाइज हैकाथॉन में तो 100 से ज्यादा एंट्री आती, हम्म, और हमको फाइनल करने हैं 5, जी। तो कोई तो 95 होंगे जिनको निराश होना पड़ेगा पहले राउंड में। हम्म, तो वो आप 95 में आना चाहते हो या 5 में आना चाहते हो, हम्म, तो अगर आप स्किल्ड हैं, आप पॉलिश्ड हैं, हम्म, तो आप 5 में आएंगे। और अगर आप बिल्कुल रॉ हैं, अभी जस्ट इच्छा इच्छा ही मात्र है, हम्म, कोई भी यहाँ वहां से आपने आइडिया लेकर के डाल दिया, तो आप हम्म। 95 में ही चले जाएंगे। कई सारे AI कंटेंट वो आ रहे हैं बिल्कुल। आइडियाज तो के। ऐसी दशा में हम उनको 95 वालों को 5 में लाने के लिए स्ट्राइड चलाते हैं। यानी कि वो स्किल्स आप डेवलप कराते हैं उस बंदे के एग्जैक्टली अंदर। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, अब बात आती है कि उसके अंदर एक इच्छा थी, स्किल्स भी अंदर आ गई। अब एक आइडिया था, स्किल्स भी आ गई, तो अब इसके साथ तो मुझे पेटेंट कराना है, तो पेटेंट कराने के लिए अपने आइडिया को कि भाई ये चोरी ना चला जाए, तो टैग कैसे हेल्प करता है? हाँ वेरी वेरी गुड। इसमें एक्चुअली हमारे पास अथॉराइज्ड अटॉर्नी है हम्म, जो पेटेंट कराने में भारत सरकार से हमारी मदद करते हैं। हम्म, अगर बाय द वे आप यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम्म, हमारे टीईसी के किसी पॉलिसी में या किसी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं भी हैं, हम्म, फिर भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि आप पेटेंट करवाना चाहते हैं, हम्म, तो भी हमारा टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर आपकी मदद कर सकता है। हम्म, आप हमें अप्रोच करिए, हम आपको वो जो अटॉर्नी है उनके साथ कनेक्ट कराएंगे हम्म, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको
वो बताएंगे कि किस तरह से आपको अपना पेटेंट ड्राफ्ट करना है, कैसे करना है, इसमें क्या और चीज करने की आवश्यकता है, ताकि वो पेटेंटेबिलिटी उसकी बढ़ जाए। तो उस हिसाब से हम सभी को पेटेंट कराने में मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कंसल्टेंसी टाइप ऑफ सपोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग, मेंटरशिप कह सकते हैं कि पूरा सही तरीके से कैसे इसको और भटकाव जो ना हो। हैकाथॉन से थ्रू आ रहा है उसके लिए तो हमने मैंडेटरी क्लॉज लगा रखा है कि जो बच्चा हमारा हैकाथॉन में आ रहा है उसको तो आगे चल करके अपने आइडिया को पेटेंट कराना ही है, अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना ही है। इसलिए हम वहाँ जो 5 सिलेक्ट करते हैं वो वही करते हैं जिनकी पेटेंटेबिलिटी है। ऐसे कोई हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं हम सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को करेंगे जिनकी पेटेंटेबिलिटी, बिकॉज आगे चल करके अगर वो बच्चा इंडस्ट्री को ट्रांसफर करता है अपना टेक्नोलॉजी, तो फिर उसको लाभ कैसे मिलेगा until unless it is not patented। तो इसलिए वो चीज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी ही आगे जा करके इंडस्ट्री ट्रांसफर में जाएगी। तो मतलब बात यूं कहें कि जो डीएसटी टेक है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है हर स्टूडेंट के लिए, या फिर कुछ वो रहता है कि ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और ये बाहर का स्टूडेंट है, सो क्या उसमें कुछ मतभेद या कुछ भेदभाव होता है क्या? कोई भेद नहीं है, ऐसा कोई भेद नहीं है। ऑल मैकेनिज्म्स आर ओपन फॉर ऑल। बस जरूर ऑब्वियसली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यहाँ के फैकल्टी मेंबर टीईसी के बारे में कंपैरेटिवली ज़्यादा जानते हैं, तो उनका इनफ्लो ज़्यादा है। बाहर के लोग जानेंगे, वो भी आए, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं इनोवेटिव माइंड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस का है, चाहे कैंपस के बाहर का है, हम समस्या का समाधान निकालने में मदद करना चाहते हैं एज अ टीईसी। वो समाधान कोई भी लेके आ रहा हो, हम उसको मदद करेंगे। हमारे पास एक बलिया से एक आए, काफ़ी 40-45 साल की उम्र के हैं, वो पौधों की जड़ों से बिजली पैदा करने का स्टार्टअप चला रहे हैं, कर रहे हैं काम। पौधों की जड़ों से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उसको वो एम्पलीफाई करके और वो उससे कुछ जो है वो बिजली बनाने के पर काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने हमारे बारे में जाना, वो वहाँ से बलिया हमारे पास आए, 1.5 महीने तक हमारे पास रुके, उनको हमने सपोर्ट किया, मेंटरशिप करी, एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट। Though it is a long term project, but he is working on that। तो ऐसे कुछ और वाक्य मैं सुनना चाहता हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों को जानने के लिए। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे वाक्य रहे हों आपके इनोवेशन सेंटर में जो कुछ ऐसे। हाँ, मतलब ऐसे जैसे मैंने बलिया का बताया, वैसे ही कुछ स्टूडेंट हमारे पास आए, उन्होंने वो सामान्य किसान परिवार से हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमारे पिताजी को मैं देखता हूँ रात में, ठंडी की रातों में जो है वो खेतों पे सोना पड़ता है, नील गाय आती हैं, खेत बर्बाद कर जाती हैं, तो कैसे उसको बचाया जाए, हम करना चाहते हैं। बीटेक के स्टूडेंट्स थे बेचारे, तो वो अपने घर में परिवार में उन्होंने समस्या देखी, उसको लेकर के आए, तो दे कम अप विद आइडिया। तो वो उन्होंने, आज हम उनके साथ IoT बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमने फेंसिंग कराई, लेजर फेंसिंग, खेत की फील्ड की लेजर फेंसिंग, और प्लस उन्होंने एक ऐसा मोटर तैयार किया जो मोटर को आप जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ऑन और ऑफ कर सकते हो। अगर कोई किसान है, वो किसान ने कोई ट्यूबवेल लगाया अपने खेत पे, वो उस मोटर को उसके साथ फिट कर दे, और IoT बेस्ड उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है। वो ऐप आदमी अपने घर से बैठ करके उस पर टप से करेगा तो मोटर वहाँ ऑन हो जाएगी, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद वो मोटर चल रही है, पानी जा रहा है, खेतों में जगह जगह पे मॉइस्चर सेंसर्स लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल जब पानी जा रहा है खेत में, कहाँ कितना भर गया, कहाँ सूखा है, कहाँ पहुंच गया, ये जब उसको पता चलेगा, उसके आधार पे तय कर सकेंगे कि मॉइस्चर लेवल कितना होना चाहिए, कितना है। अगर जितना होना चाहिए उतना पहुंच गया तो वो अपने आप यहीं से बैठ के बंद कर दें, और उन किसान को वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है खेत पे, तो वो ऑटोमेटिकली मोटर ऑन है, ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो सकती है यहाँ से बैठ करके। इससे उसको ठंडी की रातों में वहां जाने की जरूरत नहीं। फेंसिंग पहले क्या, अभी भी किसान जो है वो अपने खेत के चारों तरफ जो फेंसिंग कराते हैं वो काफी कॉस्टली अफेयर होता है, कटीले तारों के फेंसिंग कराना ताकि नील गायों से बचाया जा सके। लेकिन लेजर जो फेंसिंग है बहुत बहुत मतलब ट्रिप वायर टाइप का फेंसिंग है, जो बहुत ही मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। उसमें सिंपली लेजर बीम्स गुजर रही हैं, अगर बाय द वे कोई भी ऑब्जेक्ट उसको क्रॉस करेगा तो वो इंटरप्ट होंगे तो सायरन बजेगा, तो जो जानवर है वो ऑटोमेटिकली डर के भागेगा, और हमको भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ जाकर के इंटरप्शन हो रहा है।
तो आपको वहाँ तकने के लिए 24 घंटे खेत नहीं पे बैठना रहने की है। आवश्यकता नहीं हाँ। है। तो ये सारी वो समस्याएं हैं जो आज हमारा किसान फेस कर रहा है। ओके। उसको पता ही नहीं है कि हमारे खेत में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है और कितना क्या डालना चाहिए। हम्म, वो तो इस अंदाजे में डाल रहा है बिल्कुल। कि यार 3 महीना बाद हमको डालना था, चलो डाल देते हैं। हम्म, ऐसे सेंसर्स आ गए हैं जो खेत में अगर हम हम्म, इन्फ्यूज कर दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर पोटास की जो आवश्यकता है, पोटेशियम की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, वो बताएगा। उस हिसाब से आप उसकी जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करिए। हम्म, तो उससे क्या है कि आपका फर्टिलाइजर वेस्ट नहीं होगा। हम्म, जैसे स्मार्ट इरिगेशन हम क्यों कह रहे हैं इसको? हम्म, बुंदेलखंड क्षेत्र है जहाँ पानी की कमी है, बिल्कुल। और ऐसी दशा में आप पानी से ज्यादा सिंचाई कर दोगे तब भी खेत में जो फसल है वो खराब हो जाएगी। हम्म, तो ना ज्यादा करनी है ना कम करनी है, एप्रोप्रिएट करनी है। तो वो तभी हो सकता है जब आप स्मार्ट वे में इरिगेशन करेंगे। ग्रेट। तो वो ये सब सारे बच्चे ही कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर डूइंग अंडर द mentorship of different faculty members. So these are such kind of very interesting stories we are supporting at our innovation center and technology enabling center. नहीं, जब मैं सुनता हूँ कि लाइक इतने इनोवेटरी आइडियाज आ रहे हैं बच्चों में और आप इतना हेल्प कर रहे हैं, तो जब आपने जैसे शुरुआत में बात करी थी कि बुंदेलखंड का एकमात्र संस्थान है जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं, तो जिस दिन जब ये पहले दिन ये मिल रहा था डीएसटी टेक, तो उसमें सबसे बड़ा किसका योगदान था, कैसा लग रहा था, कौन कौन सी टीम के मेंबर्स थे? Obviously टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर माननीय कुलपति जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी। जब कुलपति जी उस समय आए तभी जो है डीएसटी ने ये कॉल किया। हम्म, तो चूंकि वाइस चांसलर साहब स्वयं भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, हम्म, तो उन्होंने जो है वो, हमारा सौभाग्य रहा कि उन्होंने हमको आइडेंटिफाई किया कि भाई इस पे हमको, इस प्रोजेक्ट को हमको लेना है, बिकॉज दिस इज वन काइंड ऑफ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स। बिकॉज जो पूरे देश में सिर्फ 22 संस्थानों को, चुनिंदा संस्थान, वो भी उसमें बड़े बड़े संस्थान हैं, बिट्स पिलानी है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, मतलब बड़े बड़े संस्थान हैं जिनको कि ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो उसको लेने के लिए माननीय कुलपति जी ने जो है वो हमको निर्देशित किया कि भाई इस पे हमको काम करना है। फिर हम लोगों ने मिलकर के प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। आसपास के जितने भी ये संस्थान हैं, चाहे वो काफरी है, चाहे वो RLBCAU हो, चाहे वो हमारा IGFRI है, चाहे वो बैद्यनाथ है, चाहे वो BHEL है, सबको हम लोगों ने एक सूत्र में पिरोया, सबको साथ लिया, सबके साथ MOUs किए, और फिर ये कहते हुए कि हम इस पूरे जोन के सारे इंस्टीट्यूट मिल करके पूरे प्रदेश में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इनेबल करने की मदद करेंगे। हमने गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया। इट वाज वेरी टफ कंपटीशन, बड़े बड़े संस्थानों के लोग आए। तो फाइनली वी गॉट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज वी हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आप देखेंगे 37 से ज्यादा विभाग हैं, 100 से ज्यादा प्रोग्राम है, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के प्रोग्राम हैं। आज आपके पास 9 से ज्यादा डिफरेंट फैकल्टीज हैं, चाहे वो आप एजुकेशन फैकल्टी ले लो, एग्रीकल्चर फैकल्टी ले लो, साइंस फैकल्टी ले लो, मेडिसिन फैकल्टी ले लो, लॉ फैकल्टी ले लो, ठीक है ना। इन डिफरेंट फैकल्टी इतना एमैल्गमेशन, इतना डाइवर्सिटी आपको किसी एक संस्थान में बहुत रेयरली मिलता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास इन डिफरेंट टाइप की स्ट्रीम से ये ताकत आती है कि हम समस्या का समाधान कभी भी मात्र एक स्ट्रीम से नहीं होता है। अगर आप समस्या पे केंद्रित करेंगे तो आपको क्या होगा, 360 सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो डिफरेंट स्ट्रीम्स के एक्सपर्ट हमारे यहाँ मौजूद है ना, तो उनसे मिल करके हम कलेक्टिव एफर्ट डालेंगे तो हमको समस्या का समाधान मिलेगा। ये हमारी स्ट्रेंथ थी, जिसको देखते हुए शायद भारत सरकार ने हमको ये प्रोजेक्ट दिया। इसमें माननीय कुलपति जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि माननीय कुलपति जी ही इसके चीफ मेंटर हैं। उन्हीं की मेंटरशिप में ही डीएसटी टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर अपना काम कर पा रहा है। और इसमें IITs के प्रोफेसर, जैसे IIT हैदराबाद के जो प्रोफेसर्स हैं, वो हमको हर साल में 2 बार आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, एंड दे आर अप्रेजिंग अस दैट वी आर डूइंग एक्सीलेंट, बिकॉज हम जो हमारी काम है, जो हमारे आसपास के टेक्नोलॉजीज हैं, उनको सपोर्ट करने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, आप जब जब हम बात करते हैं कि ये विश्वविद्यालय में इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है, आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? जो तो एक उस लेवल की बात थी वहाँ पे, जब हमें डीसी टेक पाना था तो एक बहुत बड़े चैलेंज हमने पाया, उसको मैं क्रैक करके हम आए। लेकिन अब जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, इनोवेटरी तो आते हैं, लेकिन हर प्रकार के दिमाग वाले भी आते हैं, तो आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है उनके साथ? नहीं, चैलेंजेस तो अलग अलग टाइप के हैं। देखिए, स्टूडेंट्स
बेसिकली उनको जब हम पॉलिश करते हैं तो धीरे धीरे वो ट्रैक पे आ जाते हैं और अच्छा अचीवमेंट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये है कि जो अलग अलग संस्थान हैं वो साइलोज में काम करना चाहते हैं जी। मतलब ये एक प्रोजेक्ट है जो कोलैबोरेटिव हैंड इन हैंड लेकर के काम करने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि टीईसी सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का है। हम ये कहना चाहते हैं कि टीईसी एक माध्यम है जिसके माध्यम से डिफरेंट रिसर्चर्स जिन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं उसको इनेबल किया जा सकता है। तो वहाँ पर अलग अलग संस्थानों के लोग भरोसा रखें, अपनी चीज़ों को हम तक पहुँचाएं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो चीज़ों को यूनिवर्सिटी ओन कर लेगा, नहीं। यूनिवर्सिटी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे, लॉन्चिंग पैड की तरह आपको मदद करेगा, जैसे कि आप उसको लेकर के अपने टेक्नोलॉजीज को विभिन्न स्तर पे ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों में भरोसा, ये एक चैलेंज भी है हमारे सामने, बिकॉज जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि संस्थान कई बार अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो वो हमको भरोसा धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है और उससे करते हुए फिर हम जो है वो आगे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वी आर मूविंग ऑन दैट ट्रैक, जिससे कि और भी डिफरेंट जो संस्थान हमारे साथ पार्टनरशिप में हैं या प्रदेश के और जो संस्थान है वहाँ के लोग भी हमारे साथ जुड़े। तो मेजर चैलेंज तो ये है। बाकी स्टूडेंट्स तो हमारे पास वही आता है जो जानता है ना कि जागरूक है जो। हाँ बिल्कुल, वो जान रहा है कि भाई सिर्फ आइडिया लेके पहुंच जाने मात्र से नहीं होगा। ये आप 95 में फॉल करेंगे। आप जब ऐसा आइडिया लेके आएंगे जो नॉन ऑब्वियस है, नॉन ऑब्वियस होगा तभी तो उसमें कोई इनोवेटिवनेस होगी। भाई जिस किसी ने पहली बार किसी को भारी सूटकेस उठाते हुए देखा होगा, उसको लगा होगा यार सूटकेस में अगर पहिया लगा दिए जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये आइडिया उसके दिमाग में आया और उसने पहिया इनकॉर्पोरेट किया। आज जितने भी सूटकेस हैं सब में पहिया लगा हुआ है, तो इनोवेशंस हो गए। तो उसने समस्या को फील किया, एम्पैथाइज किया, तब उन्होंने उसके साथ उसका सोल्यूशन ढूंढा। जब हम अपने आप को स्वयं को समस्या के केंद्र में रख करके सोचते हैं तभी हम उसका सही समाधान सोच पाते हैं। इसलिए किसी भी समस्या को का सोल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले उसको एम्पैथाइज करने की आवश्यकता है, खुद को अपने आप को उस जगह पे रखने की आवश्यकता है, तभी हम डिजाइन थिंकिंग कर पाते हैं, तभी इनोवेशंस हो पाते हैं। अच्छा, कई सारे बच्चों के माइंड में आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी सुविधा भी है, टीएससी की ऐसी सुविधा है, इनोवेशन सेंटर है। तो उनके लिए हमारे अभी क्या कदम है, और क्या आपको लगता है कि क्या अभी हमें जो लैक ऑफ अवेयरनेस उनमें देखने को मिलती है, या फिर कहाँ उनको फेस करने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ऑब्वियसली हमको सदैव अपनी रीच बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अभी हमारा जो स्टाफ है वो विश्वविद्यालय के डिफरेंट विभागों में एक शेड्यूल के तहत जा के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी डिफरेंट पॉलिसीज को उनको बताते हैं, समझाते हैं कि इसके तहत आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो रीच लिमिटेड है। हम अपने वेबसाइट, हमारे एक डेडिकेटेड डीएसटी टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर, इनोवेशन सेंटर की वेबसाइट है जिस पर हम ये सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। लेकिन जितने लोग उस वेबसाइट को देखते होंगे उस हिसाब से वो जानते हैं। ऑब्वियसली आज की डेट पे अगर हम इस चीज़ को और प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो हमें आप जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और मैं इसीलिए आपका स्पेशल थैंकफुल हूँ कि आप इसके माध्यम से अगर कुछ लोगों के पास ये चीज़ पहुँचती है और जिनके पास आइडिया है, उनके पास टैलेंट भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म भी है लेकिन वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं पा रहे हैं जानकारी के अभाव में, तो शायद आपके माध्यम से ये जानकारी उन तक पहुँचेगी, वो लोग आएंगे और हम सब मिल करके आपके सहयोग से हम शायद सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे साइंटिफिक माध्यम से। बेशक सर, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा जो लोग भी ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो उन सबको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग भी जुड़िए। आप लोगों के अंदर कोई अगर इनोवेटरी आइडिया है तो सर के साथ साझा करिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर। आप नीचे मैं एक पीडीएफ दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आपके जो कोई भी आइडियाज़ हों, जो कुछ भी अगर आप चाहते हो कुछ पूछना, तो सीधा आप मुझे कमेंट करिएगा, वो मैं सर तक मैं पहुँचाऊँगा अपनी उनकी बातों को, और फिर सर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। तो सर मैं उस पे ही मैं बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बुंदेलखंड की जब, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड में ही जन्मा हूँ, तो मैं जब देखता हूँ कि बुंदेलखंड में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वो लोग एकदम सही तरीके से वो चीज़ नहीं पा रहे हैं वो चीज़ को लेके। सो वो चीज़ मुझे देखने लगती है, तो मुझे थोड़ा-सा कहीं न कहीं बुरा भी लगता है। तो दैट्स व्हाई मेरा ये मोटिव था कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे, जहाँ तक मैं बता पाऊँ कि इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो
बस किसी भी चीज़ के आप मोहताज नहीं है विश्वविद्यालय, अगर आपका पैसा नहीं है, सर ने फंडिंग सी बता दी। अगर आपके पास बस मेन है कि आपका आइडिया आप कितना उसके लिए है, ये नहीं कि चैट जीपीटी या एआई करके आ जाइए, बिल्कुल। देखिए, तो वो चीज़ है। आज के हाँ, ज़माने में हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज एक ये हुँ, भी है कि हाउ यू कैन रिमेन क्रिएटिव। हुँ, बिकॉज़ अगर आप इनोवेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव बने रहना बहुत आवश्यक है। क्रिएटिव। आज एआई या चैट जीपीटी आपको प्री फॉर्म्ड सॉल्यूशंस दे रहा है। हुँ, आपके सामने कोई सवाल है, तो आपका समाधान चैट जीपीटी लेके या उसका आंसर चैट जीपीटी लेके बैठा हुआ है। हाँ, हाँ, तो होता क्या है कि ऐसी दशा में अगर आपको प्री फॉर्म्ड चीजें मिल रही हैं, तो हुँ, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हुँ, और जब तक आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिमाग की वृद्धि नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। हुँ, इसलिए आज, स्पेशली आज की एज में जहाँ एआई है, चैट जीपीटी है, उसमें भी अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखने के लिए हुँ, आपको स्वयं अपना दिमाग चलाते रहना चाहिए। ओके, आप यूज करें एआई को एज ए असिस्टेंट, लेकिन आप उसको अपना मालिक मत बनने दें। हुँ, आप आज के ज़माने में ये आवश्यक है, जहाँ आपके पास बहुत सारे जवाब मौजूद हैं, हुँ, वहाँ पर आवश्यक ये है कि सही सवाल कैसे पूछा जाए। यस। नहीं तो सही सवाल ही सही जवाब लेकर के आता है। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में मैं सारे विद्यार्थियों से सबसे हुँ, अनुरोध करूँगा हुँ, कि एआई, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, हुँ, लेकिन उसको अपना असिस्टेंट बना के रखें। अपने दिमाग के ऊपर उसको हावी ना होने दें, अन्यथा हुँ, ब्रेन पैरालिसिस हो जाएगा। हम क्रिएटिव होना छोड़ देंगे। और अगर ओके, आप क्रिएटिव नहीं रहेंगे, तो इनोवेटिव नहीं रहेंगे। इनोवेटिव नहीं रहेंगे, तो आपके पास आइडियाज़ नहीं आएँगे, फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। हम चैट जीपीटी से निकाले हुए आइडियाज़ की मदद नहीं कर पाएँगे। हम वो कर पाएँगे हुँ, जो सीधे सामाजिक समस्याओं से सरोकार रखते हों और वो नर्चेबल हों, हुँ, उसको ही हम नर्चर कर सकते हैं। ओके। तो इसमें मैं उधार की लाइन पढ़ देता हूँ किसी की कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। तो एआई का यूज़ ज़्यादा अधिकतर करने से मुझे लगता है कि जो दिमाग हो रहा है लोगों का वो मुर्दा हो रहा है। लोग अपना क्रिएटिविटी छोड़ के वो चैट जीपीटी पे डाल देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो करके वो दे भी देता है। हाँ, बिल्कुल देगा। तो ये आने वाले समय में आप देख पाएँगे कि जो बच्चे हैं जिनकी जो आज की जो जिस तरीके से एक्टिविटीज़ हैं, वो आने वाले समय में उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। मैं थोड़ा-सा उस पे बात करूँ जब डीएससी टैग नहीं था, तो थोड़ा-सा आपके व्यक्तिगत जीवन पे बात करता हूँ, कि जब आप खुद स्टूडेंट थे, तो किस टाइप का आपका स्टूडेंट था? क्या एकेडमिकली जर्नी क्या रही? मैं वो जानना चाहूँगा। नहीं, मैं एक रायबरेली जिले के छोटे से गाँव हुँ, से आया हुआ विद्यार्थी हूँ। हुँ, मेरी स्कूलिंग जो है वो 8वीं क्लास तक मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जिसमें आज भी छप्पर ही हैं। ओह! और वहाँ के हमारे जो होनहार शिक्षक जिन्होंने हमको पढ़ाया, हुँ, उनकी सैलरीज़ के नाम पे शायद उनको 200-250 रुपए तनख्वाह मिलती रही होगी। ओह! लेकिन मैं उन शिक्षकों को नमन करता हूँ कि वो सैलरीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। हुँ, उन्होंने उसके बावजूद भी अपना सर्वस्व जो है वो दिया, जितना भी ज्ञान था। हुँ, और उस देखिए, कई बार इससे ये साबित होता है कि बड़े-बड़े बिल्डिंग्स मात्र हो जाने से संस्थान नहीं बनते। हुँ, संस्था बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सही व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। संस्था व्यक्तियों से बनती है हुँ, और वो व्यक्ति ही थे, वो टीचर्स थे जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया कि आगे चल कर के हम फिर जो है वो 8th करने के बाद रायबरेली ज़िले में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हमने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया। हुँ, उसके बाद फिर हमने वहीं रायबरेली से ही जो है अपना ग्रेजुएशन किया। हुँ, फिर मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ही प्राउडली आई एम द पीजी स्टूडेंट ऑफ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ओनली। और यहीं से मैंने अपना पीजी की एमएससी किया बायोमेडिकल साइंसेज में। हुँ, फिर मैंने पीएचडी की काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूशन है, हुँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में, हुँ, जो तत्कालीन समय में इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था। हुँ, वहाँ से हमने पीएचडी करी। तो चूंकि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था जब मैं पढ़ रहा था तभी, तो इस तरह से हमारी जर्नी हुई। फिर हमारे टीचर थे जिन्होंने हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल देखा होगा, उन्होंने हमको हुँ, बैक किया। फिर हम विश्वविद्यालय में हमको सेवा देने का मौका मिला हुँ, और धीरे धीरे करके हम आज जो भी हैं वो विश्वविद्यालय का जो हम पे कर्ज है हुँ, उसको हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो भी हमको, जो हमारा छोटा सा हुँ, पहचान है, जो भी हमने हासिल किया है, उसमें ऑब्वियसली इस धरती ने, इस विश्वविद्यालय ने हमको बहुत कुछ दिया। तो हम अपने विश्वविद्यालय को क्या दे सकते हैं वापस, हुँ, अपने माध्यम से हुँ, जितना भी दे सकते हैं, मैं मानता हूँ कि हुँ, वो हमारा एक कर्तव्य है, जो शायद हम कर पा रहे हैं, तो खुशनसीब हैं।
नहीं, आप पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ से आप उस पे कार्यरत हैं, मैं जब मैं देख पा रहा हूँ। मैं पर्सनली जब क्योंकि जब मैं किसी को पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, तो उसके पहले उस व्यक्ति से मिलने से पहले मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, उसके स्टूडेंट से मिलता हूँ, जो कुछ ऐसी पार्टी से मिलता हूँ जो उसके अगेंस्ट हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो मैंने सच बताऊँ, ये मैं पर्सनली बोलूँगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कि जहाँ-जहाँ भी मैंने आपके बारे में ज़िक्र किया, वहाँ से मुझे एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। दैट्स व्हाई द रीज़न कि मैंने जो आपको पहली बार जो मैंने आपको टेक्स्ट किया था, वो 11:30 बजे किया था। जब मैंने आपके बारे में सुना, जाना, और मैं जब मैं गहराइयों में गया, तो मैंने देखा कि हाँ, आप बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ के साथ में वो चीज़ों पे लगे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे प्रोफ़ेसर हैं। Thank you so much. इनको Thanks मैं for your नमन करता हूँ सर kind word. आपको। Thank you अ, so much for your kind words because हुँ, I believe teachers are made by the students. हुँ, टीचर को टीचर स्टूडेंट ही बनाते हैं। हुँ, एक टीचर की क्लास में अच्छे स्टूडेंट अगर होंगे हुँ, तो टीचर अपने आप को प्रिपेयर रखता है, टीचर अपने आप को अपडेट कर सकता है, जी, टीचर अपने आप को स्किल्ड करता है। हुँ, क्यों? क्योंकि उसकी नीड है। हुँ, वो कहते क्या, ये सच्चाई भी है कि हुँ, सबसे ज्यादा हम तभी सीखते हैं जब हुँ, दूसरों को सिखाने के लिए हम करते हैं। जी, जब खुद को सिखाने के लिए करते हैं तो शायद नहीं कर पाते। तो अगर मैं एज ए टीचर अपने आप को बताऊं तो शायद मैंने अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर मैं कर पाया जब मैं टीचर बना। ज्यादा ओके, नॉलेज हमारे अंदर डेवलप हो पाया जब मैं टीचर बना। हुँ। जब मैं स्वयं स्टूडेंट था तो शायद बहुत शाई टाइप का स्टूडेंट था, बहुत ही बैक बेंचर टाइप का रहा होऊंगा। लगता नहीं है आप। तो लेकिन ये वो है, हुँ, मतलब वी लर्न मैक्सिमम व्हेन वी आर लर्निंग फॉर टीचिंग टू अदर्स। हुँ, सो टीचिंग प्रोफेशन की एक मतलब एक नोबल चीज है, आप कह सकते हुँ, हैं कि इससे हमको और ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि मैं थैंकफुल रहता हूँ सदैव उन स्टूडेंट्स का जो हमारी क्लास में हमारे विद्यार्थी रहे, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं अपने आप को शायद कुछ सशक्त बना पाता हूँ या ग्रो कर पाता हूँ या अपने आप को मजबूत बना पाता हूँ। ये अच्छे स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने हमको सही राह दिखाई है हुँ। या हमको अपने आप को अपडेट करने में मदद करी है। तो आने वाले 5 सालों में मैं अगर बात करूँ, तो आप कहाँ देखना चाहेंगे हमारे इस डिपार्टमेंट को, हमारे इस विश्वविद्यालय को, और क्या आपका क्या विज़न है? आने वाले क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ आज से लगभग 3 साल पहले, हुँ, तो विश्वविद्यालय में चूंकि नैक जब हो रहा था हुँ, तो नैक की प्रक्रिया में मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व था। हुँ, नैक में 7 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें तीसरा क्राइटेरिया रिसर्च और एक्सटेंशन का होता जी, है। उसमें मैं एज ए डिप्टी कोऑर्डिनेटर काम कर रहा था। हुँ, तो वहाँ मैंने देखा कि तत्कालीन समय में विश्वविद्यालय के पास सिर्फ 19 पेटेंट थे। हुँ, तो हम लोगों ने सपना देखा कि यार ये 19 पेटेंट से मात्र से काम नहीं चलेगा। हुँ, हम लोगों ने जो मिलजुल के काम किया, और आज रिसर्च इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें हुँ। तो आज विश्वविद्यालय के 175 से ज्यादा पेटेंट हैं। 175? 175 से ज्यादा पेटेंट हैं। वैसे ही अगर हम एमओयूज की बात हुँ, करें, एमओयूज उस समय लगभग 30 रहे होंगे। आज वो एमओयूज 145 के ऊपर हैं, जिसमें 25 दैट्स से ज्यादा ग्रेट। इंटरनेशनल एमओयूज हैं, जो इंटरनेशनल डिफरेंट टॉप क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के साथ हुँ, हमारे जो है कोलैबोरेटिव एमओयूज हैं। ग्रेट। और ये यही नहीं, रिसर्च प्रोजेक्ट में भी एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जब से माननीय कुलपति जी ने जो है वो लीडरशिप संभाली है। हुँ, और अगर हम एच इंडेक्स की बात करें, हुँ, यूनिवर्सिटी का रिसर्च एच इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस समय हम देख रहे थे 29-30 समथिंग एच इंडेक्स हुआ करता था, जो पिछले 3 साल बढ़ करके आज 75 के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा जंप जो हुँ, देखने को मिल रहा है। हुँ, आज पहले कुछ हैंडफुल लोग ही थे जो हुँ, प्रोजेक्ट लेकर के आते थे। आज ऑलमोस्ट हर विभाग का जो टीचर है वो चाहता है यार हम भी प्रोजेक्ट लेकर के आए। हुँ, ये जो रिसर्च थर्स्ट जगी है, हुँ, हम चाहते हैं आने वाले 5 सालों में हुँ, हर संस्था, हर विभाग का जो टीचर है उसके अंदर ये ज़ील रहे कि हम अपने संस्था को, जो आज 75 एच इंडेक्स है, हुँ, वो आने वाले 5 सालों में 175 हो जाए। ग्रेट। हम चाहते हैं जो 175 पेटेंट्स हैं हुँ, वो आने वाले 5 सालों में 500 प्लस हो जाएं। हुँ, तो ये तभी हो पाएगा जब हम सब मिल करके काम करेंगे। बिल्कुल। और इनोवेशन सेंटर की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती हुँ, है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में ये फैसिलिटी बहुत मदद करती है। हुँ, अभी आपको जान के खुशी होगी, हुँ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हुँ, ये भारत सरकार का एक एपेक्स बॉडी है, जी, फंडिंग बॉडी है, जिसने एक स्कीम लॉन्च की, पेयर, ओके। पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। इसके तहत उन्होंने क्या किया, हब एंड स्पोक मॉडल बनाया।
ये क्या है? हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब ये है, जैसे आप जानते हैं कि पूरे देश में जो आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वो एक प्रीमियर संस्थान के रूप में माने जाते हैं। उनके पास बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास फंडिंग भी बहुत अच्छी है और मतलब अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो शायद उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है, उतनी फंडिंग, स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटीज पर उतनी फंडिंग नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो उतनी बेहतर रिसर्च शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्यों ना इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को हब बना दिया जाए और ये जो डिफरेंट संस्थान है इनको एज अ स्पोक उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे वहाँ का जो लाभ है, वहाँ का जो एक्सपर्टीज है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मदद फ्लो हो स्टेट यूनिवर्सिटीज तक। इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, जिससे कि एक डेवलप्ड व्यक्ति डेवलपिंग व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उसको अपने साथ डेवलप करने में मदद करता है। तो उसके तहत एक स्कीम लॉन्च हुई और उसमें पूरे देश में 7 नेटवर्क चुने गए। 7 नेटवर्क। उन नेटवर्कों में से आप देखेंगे पूरे देश के बड़े बड़े संस्थान, नामी संस्थान, चाहे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ले लीजिए, चाहे आप बीएचयू का नाम ले लीजिए, चाहे आप जेएनयू का नाम लीजिए, चाहे आप डीयू का नाम लीजिए, चाहे आप किसी भी आईआईटीज का नाम लीजिए, तो देश के सारे आईआईटीज, सबने लगभग 36 नेटवर्क ने वहां पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें तरह तरह के स्पोक्स भी जुड़े हुए थे। उसमें से सिर्फ 7 नेटवर्क्स को सिलेक्ट किया, ओनली 7 पूरे इंडिया में। और उन 7 नेटवर्क को 100 करोड़ की फंडिंग मिली, 100 करोड़ 100 CR की। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इज कनेक्टेड विद आईआईटी इंदौर, दैट इज अ हब। और वो ANRF पेयर प्रोजेक्ट भी हमारे यूनिवर्सिटी के पास है और आई माई सेल्फ इज कोऑर्डिनेटिंग दैट प्रोजेक्ट। तो उसमें हम 3 डिफरेंट थीम में हम जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एडवांस मटेरियल हो, चाहे वो एनवायरमेंटल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी हो। 13 डिफरेंट PIs एंड को-PIs प्रोफेसर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, जिनकी टीम है जो मिल करके काम कर रहे हैं डिफरेंट 3 थीम्स पे। तो वो 100 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट उन 7 सिलेक्टेड नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री में से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम भी नेशनल लेवल पे लिया जाता है। तो ये आपके विश्वविद्यालय की वो उपलब्धियां हैं जिसपे आप एज ए स्टूडेंट गर्व कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बातों में बोला कि कोई भी जो जगह होती है, कोई भी संस्था होती है, वो उसकी बिल्डिंग से नहीं जानी जाती है, अपितु जानी जाती है वहाँ के लोगों से। यानी कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो जानी जाएगी वहाँ के स्टूडेंट से। तो क्या अभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के साथ में जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर से बाहर निकले हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ थोड़ा जीविकोपार्जन, साइड पॉकेट मनी कमा सकें, जैसे कि वो अपना जो भी चीजें वो आगे करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वो हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपको बता दूं, विश्वविद्यालय ने अर्न वैल्यू लर्न की स्कीम प्रभावी है। ये क्या है? अर्न वैल्यू लर्न का मतलब होता है जो बच्चा कुछ काबिलियत रखता है और वो पढ़ते पढ़ते कुछ काम करना चाहता है। जैसे आप देखते होंगे एक इंटर्नशिप टर्म लिया जाता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के कंप्लीट होने से पहले लास्ट सेमेस्टर में या कुछ भी है, उसके बाद आपको 2-4-6 महीने के लिए एक इंटर्नशिप क्लॉज जोड़ा जाता है। ट्रेनिंग और इंटर्नशिप 2 अलग अलग चीजें हैं। इंटर्नशिप में स्टूडेंट किसी सिस्टम का पार्ट होकर के उसकी सिस्टम की चीजों को समझता है, उस सिस्टम की चीजों को समझता है, ताकि वो बिल्कुल फ्रेशर ना रहे। जैसे जब कभी भी किसी संस्थान में आप जब जाओगे अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, तो वो संस्था कहेगा आर यू फ्रेशर, तो वो फ्रेशर मतलब आपको स्क्रैच से सिखाना पड़ेगा, बेसिक सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप करी किसी सिस्टम में, तो इसका मतलब ये है कि आप उस सिस्टम को थोड़ा थोड़ा जानते हो, आप उसे यूज टू हो रहे हो धीरे धीरे, तो आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। ये जो गैप था, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद किसी सिस्टम में एज ए एम्प्लॉय के रूप में जाने में जो गैप आ रहा था, उस गैप को फिल करने के लिए इंटर्नशिप होता है। वैसे ही यूनिवर्सिटी ने अर्न वैल्यू लर्न चलाया। अब ये मतलब जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि इनोवेशन सेंटर या कोई ऐसा संस्था या ट्रेनिंग प्लेसमेंट या और भी रिसर्च लैब्स जहाँ पर कि हम कुछ उसके बारे में जाने या वहाँ की मशीनें कैसे काम कर रही हैं उनमें सपोर्ट करें, तो हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर में भी हमने अर्न वैल्यू लर्न के अंतर्गत स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के 450 रुपए पर डे के हिसाब से स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाता है, अगर वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में या डिफरेंट एक्टिविटीज में मदद कर रहे हैं।
तो इस तरह से आप पढ़ते भी जाएंगे और आप अगर कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटे में मदद कर रहे हैं, तो आपको 450 पर डे के हिसाब से पैसा भी मिल जाएगा, पर्याप्त है, इतना एक बच्चे पर्याप्त के है। लिए। तो आप अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हो। तो अच्छा, जैसे इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका इंटर्न इसको इसमें जुड़ने के लिए क्या प्रोसीजर है? क्राइटेरिया यही है कि जैसे जिन संस्थाओं को स्टूडेंट की आवश्यकता हो, जैसे हमारे टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर में मान लीजिए हमको मीडिया के लिए कुछ संस्थाओं को बच्चों की आवश्यकता है ताकि हम प्रोपेगेशन कर सकें, तो हम रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं और उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टूडेंट से कहते हैं कि भैया आप लोग उसमें अप्लाई करिए, एक इंटरफेस मीटिंग करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और उसके आधार पर हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं अपने नीड के आधार पर। और फिर जब स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको हम विश्वविद्यालय से अपने अनुमोदन ले करके और उसके बाद उन बच्चों को अपने काम में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि बच्चा पढ़ता भी रहता है और अर्निंग भी होती है। तो ये ऐसा चीज है जो हो रहा है, इट्स नॉट थ्योरेटिकल, इट्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। इवन हमारे टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर में भी हम हमारे एक स्टूडेंट है जिसको कि हम मदद कर रहे हैं। नहीं, बट कहीं ना कहीं जैसे कि हमारा विश्वविद्यालय है जिसमें 380 प्लस कॉलेज, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, 380 प्लस से ज़्यादा कॉलेज हमारे में एफिलिएटेड हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे 15,000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो 3.5 लाख बच्चे हैं वो भी इसी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी हमारे इसमें जुड़ पाए, इसलिए मेरा एक प्रश्न यहाँ पे करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये लोग जो जो भी वीडियो इसको देख रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी या उनके माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि अगर वो पढ़ते पढ़ते भी कुछ थोड़ा अर्निंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर से दूर रह रहे हैं, 450 रुपए से ना एक स्टूडेंट के लिए, तो वो यहाँ से विश्वविद्यालय से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं कि इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, तो पूरा फॉर्म हम उसमें दे देंगे सर से मैं बातचीत करके कि कैसा क्या है उसमें। और दूसरी चीज़ से थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि हमारा यूथ चर्चा है, यानी कि बाय द यूथ फॉर द यूथ, और एक एक्सपर्ट को यूथ को सही तरीके से गाइडेंस मिल सके, इसलिए हम पॉडकास्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ हम एक जल्द ही एक हम ऐप लॉन्च करने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ, मुझे हर्ष हो रहा है कि हम जल्दी इस एक ऐप पर काम कर रहे हैं कि ये सारे जो गैप्स हैं इनको हम विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर, यानी कि मैं विश्वविद्यालय को समर्पित करने वाला हूँ, तो उसमें ऐसे बच्चों को ये फायदा मिलेगा। बस मुझे आप लोगों का सबका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आवश्यकता भी है, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज यूनिवर्सिटी चलाती है, डिफरेंट सेंटर्स ऑफर करते हैं, बट वो स्टेक होल्डर तक प्रॉपरली पहुँचे, इसके लिए आप लोगों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। और क्योंकि कोई भी पॉलिसी, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की है, चाहे वो डिफरेंट सेंटर्स की है, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होती जब तक कि वो उन तक नहीं पहुंचती जिनके लिए वो डिवाइस की गई है, जिसके लिए डिवाइस की गई। तो इसलिए वो उन तक पहुंचेगी, पहुंचने के लिए आप लोगों के माध्यम की बहुत आवश्यकता होगी। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर वर्किंग ऑन दैट ऐप, और जिससे कि जो ये गैप है स्टूडेंट और टीचर्स या जो विभिन्न स्कीम्स और स्टूडेंट्स के बीच में, वो गैप आप फुलफिल करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। हमें भी आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी सर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। हम थोड़ा सर से अब बात कर लेते हैं इस विषय पर भी कि सर का क्या मैसेज है कि लाइक आप अपनी फील्ड में, आप क्योंकि हो सकता है आप 12th के 12वीं बच्चे हो या फिर आपने यूजी पीजी कंप्लीट कर रखी हो, और हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा सा इंटर्नशिप का मौका मिले, थोड़ा सा जॉब के लिए, और आजकल तो ये स्किल्स का ज़माना है, स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सर मैं थोड़ा सा बात करूँगा, आपकी क्या राय है कि स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है या डिग्री मैटर ज़्यादा करती है? ऑब्वियसली स्किल मैटर करता है। देखिए, डिग्री कई बार जैसे मानक हैं, किसी भी जॉब को पाने के लिए मानक होता है कि आपके पास ये योग्यता होगी या ये डिग्री होगा तब आपको जॉब मिलेगा। उसके लिए डिग्री पीस ऑफ पेपर के रूप में आपको चाहिए। लेकिन अगर आप उस डिग्री के माध्यम से कोई जॉब पा भी जाते हैं, लेकिन आप स्किल्ड नहीं हैं उसको निभाने के लिए, तो आप रेस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाते। आप कहीं पर रहते हुए किसी भी संस्था में जहाँ पर आप एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के रूप में आपको रिस्पेक्ट आपकी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्किल्स ही देती हैं। तो इसलिए, और अगर आपके पास स्किल्स हैं, डिग्री नहीं है, तब भी आप अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, स्किल्स नहीं है, तो शायद आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आज का समय स्किल पे फोकस करने का है। तो आप देखें कि आप अपने आप को हुनरमंद कैसे बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो सिर्फ पीसीयू पे बैठ कर के ये बैठना अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ, तो आप बेरोजगार इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप पीसीयू पे ही बैठना जानते हैं, और अब पीसीयू की आवश्यकता नहीं है। समय बदल रहा है, बदलते समय के हिसाब से आप
जब आप देख रहे हैं कि मोबाइल का समय है तो आप अपने आप को अपडेट करिए। हाँ, तो अगर आप समय के हिसाब से अपनी स्किल्स को आप अपडेट नहीं करते, अपस्किलिंग कहते हैं उसको, अपस्किल। अगर आप अपस्किलिंग नहीं कर रहे हैं, रीस्किलिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे, फिर आप अपने आप को बेरोजगारों की श्रेणी में पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो हाँ, कि आप अपने आप को अपनी उपयोगिता साबित करते रहें तो आपको अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली कोई भी सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, बिल्कुल। इसलिए अच्छा ये है कि आज समय जॉब सीकर्स का नहीं है, जॉब प्रोवाइडर्स का है। Yes. आप कुछ ऐसा लेकर के आएं, अपनी स्किल्स डेवलप करें, आप स्वयं को भी आप वो जो है वो उन्नति के मार्ग पे ले जाएं और अपने साथ 10 लोगों की टीम को भी ले जाएं, Yes. 50 लोगों की टीम को ले जाएं और क्रिएटिव बने रहें। मैं फिर से कहूँगा, क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकर की आवश्यकता है आज के समय में, सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर की नहीं। आप तभी प्रभावी हो सकते हैं जब आप समस्या का समाधान ढूंढने में फोकस करें, ना कि हर समाधान में समस्या खोजने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर से बातचीत करके, एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपको भी इनमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी। तो अगर आप भी ढूंढ रहे थे कि यार मुझे इनोवेशन में या स्टार्टअप के फील्ड में मुझे अपना कदम रखना है, कहीं मुझे पैसे की दिक्कत आ रही, कहीं मुझे इसकी दिक्कत आ रही, तो आज हमने खुलकर सर से सारी चीज़ों पर बात करी। तो भैया जो भी मैं बुंदेलखंड के लोग देख रहा हूँ या बुंदेलखंड के बाहर के लोग देख रहा हूँ, तो उनको अपने सेगमेंट जो भी हो, अपना क्वेरी कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करिएगा, आपके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। विद इन आवर आपको एक रिप्लाई दिया जाएगा। और भी अगर सर से आप बातचीत करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हो, तो हम सर से डायरेक्ट आपको बातचीत करवा देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि सर के साथ बातचीत करने का मौका बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सर को भी तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।